नमस्कार दोस्तों। अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतों के 6वें एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस एपिसोड में आपको क्या सीखने को मिलेगा? आप अगर यहाँ तक आ गए हैं तो कृपया इसे ही सुन लीजिए और आगे पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि इसमें आप सुनेंगे कि हम वही बन जाते हैं जो हम बार बार करते हैं। इसलिए उत्कृष्टता कोई कार्य नहीं बल्कि आदत है। इसी सिद्धांत को इसमें सिखाने का प्रयास किया गया है। इसके साथ ही परिभाषा भी सुंदर तरीके से बताई गई है, आदत की परिभाषा। और दोस्तों, अगर आप अपनी बुरी आदतों से परेशान हैं तो इस एपिसोड को ध्यान से सुनिए, आपको बुरी आदत से छुटकारे का रास्ता मिलेगा। दोस्तों, आप इस एपिसोड को पूरा सुनिएगा, इसमें आपका ही फायदा है। चलिए हम अब शुरू करते हैं इस एपिसोड को पढ़ना। तो आइए दोस्तों, सुनिए। 7 आदतें, एक संक्षिप्त सर्वेक्षण। हम वही बन जाते हैं जो हम बार बार करते हैं, इसलिए उत्कृष्टता कोई कार्य नहीं बल्कि आदत है। अरस्तु। हमारा चरित्र मूलतः हमारी आदतों से मिलकर बनता है। एक सूक्ति में कहा गया है, विचार बोएं, कार्य की फसल काटें, कार्य बोएं, आदत की फसल काटें, आदत बोएं, चरित्र की फसल काटें, और चरित्र बोएं, नियति की फसल काटें। आदतें हमारे जीवन का बहुत शक्तिशाली हिस्सा हैं। वे लगातार दोहराई जाने वाली ऐसी प्रतिक्रियाएं हैं जिनका स्रोत अक्सर अचेतन मन में होता है। इसलिए वे लगातार हर दिन हमारे चरित्र को व्यस्त करती हैं और हमारी प्रभावकारिता या कमी का कारण बनती हैं। जैसा महान शिक्षाविद होरेस मान ने एक बार कहा था, आदतें रस्सी की तरह होती हैं, हम इसका एक एक धागा हर दिन बुनते हैं और जल्दी ही यह इतनी मजबूत हो जाती है कि इसे तोड़ा नहीं जा सकता। व्यक्तिगत रूप से मैं इस कथन के आखिरी हिस्से से सहमत नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि आदतों को तोड़ा जा सकता है, उन्हें सीखा और छोड़ा जा सकता है, परंतु मैं यह भी जानता हूँ कि यह फटाफट या तुरंत उपायों से नहीं हो सकता। इसमें ज़बरदस्त संकल्प और प्रक्रिया की ज़रूरत होती है। हम में से जो लोग अपोलो 11 की चंद्रमा यात्री के साक्षी हैं, वे उस समय मंत्र मुग्ध हो गए थे जब उन्होंने इंसान को चंद्रमा की सतह पर चलते और पृथ्वी पर वापस लौटते देखा। उन रोमांचक दिनों के वर्णन के लिए अकल्पनीय और अविश्वसनीय जैसे उच्च कोटि के विशेषण भी अपर्याप्त थे। बहरहाल, वहां पहुंचने से पहले अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी के प्रबल गुरुत्वाकर्षण को तोड़ना था। ऊपर उठने के उन शुरुआती कुछ मिनटों में जितनी ऊर्जा लगी, उतनी अगले कई दिनों की 5 लाख मील यात्रा में भी नहीं लगी। आदतों में भी प्रबल गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, जिसका या तो लोगों को पूरी तरह एहसास नहीं होता या फिर वे इसे स्वीकार नहीं करते। मानवीय प्रभावकारिता के मूलभूत सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाली टालम टोल, अधीरता, आलोचना या स्वार्थ जैसी आदतें इतनी गहराई में जड़ें जमा लेती हैं कि उन्हें उखाड़ फेंकने के लिए जीवन में छुटपुट परिवर्तन करने या थोड़ी सी इच्छा शक्ति से काम नहीं चलता। ऊपर उठने के लिए ज़बरदस्त कोशिश की ज़रूरत होती है, परंतु एक बार जब हम गुरुत्वाकर्षण के घेरे को तोड़कर उससे मुक्त हो जाते हैं तो हमारी स्वतंत्रता बिल्कुल नया आयाम ले लेती है। किसी भी प्राकृतिक शक्ति की तरह गुरुत्वाकर्षण की शक्ति भी हमारे पक्ष या विपक्ष में काम कर सकती है। हो सकता है हमारी कुछ आदतों का गुरुत्वाकर्षण फिलहाल हमें वहां जाने से रोक रहा हो जहां हम जाना चाहते हैं, परंतु दूसरी तरफ यह गुरुत्वाकर्षण ही है जो हमारे संसार को एक सूत्र में बांधता है, ग्रहों को उनकी कक्षाओं में रखता है और हमारे ब्रह्मांड को सुव्यवस्थित बनाता है। यह एक प्रबल शक्ति है और अगर हम आदत की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रयोग करें तो हम प्रभावकारी जीवन जीने के लिए आवश्यक सुव्यवस्था तथा सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। आदतों की परिभाषा। अपने उद्देश्य के लिए हम आदत को ज्ञान, योग्यता और इच्छा के कटाव या प्रतिच्छेदन के रूप में परिभाषित करेंगे। ज्ञान सैद्धांतिक पैराडाइम है जो बताता है कि क्या करना है और क्यों करना है।
योग्यता यह बताती है कि इसे कैसे करना है, और इच्छा प्रेरणा है, किसी काम को करना चाहना है। अगर हम अपने जीवन में कोई नई आदत डालना चाहते हैं तो हमें ये 3 होना चाहिए। मैं अपने ऑफिस के सहयोगियों, अपने जीवन साथी या बच्चों के साथ संवाद में अप्रभावकारी हो सकता हूँ अगर मैं उनकी एक भी बात ठीक से सुने बिना उन्हें लगातार यही बताता रहूं कि मैं क्या सोचता हूं। जब तक मुझे आपसी चर्चा के सही सिद्धांत मालूम ना हो, तब तक हो सकता है मैं कभी यह जान ही ना पाऊं कि मुझे दूसरों की बातें सुनना भी चाहिए। और मान लीजिए मुझे यह ज्ञान हो कि दूसरों के साथ प्रभावकारी संवाद करने के लिए मुझे उनकी बातें ध्यान से सुनना चाहिए, तो हो सकता है मुझ में इसकी योग्यता ना हो सकता है मुझे यह पता ही ना हो कि दरअसल किसी की बात को गहराई से कैसे सुना जाता है। परंतु यह जानना ही काफी नहीं है। मुझे सुनना चाहिए, और कैसे सुनना चाहिए। जब तक मैं सुनना ना चाहूं, तब तक मुझ में सुनने की इच्छा ना हो, तब तक यह मेरे जीवन में आदत नहीं बन सकती। आदत डालने के लिए इन 3 आयामों पर मेहनत की जरूरत होती है। बनने देखने का परिवर्तन एक अधर्वमुखी प्रक्रिया है। बनना देखने को बदल देता है, तो इसके बाद बनने को बदल देता है, और जैसे जैसे हम विकास के ऊर्ध्वमुखी चक्रीय पथ पर ऊपर उठ जाते हैं, यह सिलसिला चलता रहता है। ज्ञान, योग्यता और इच्छा पर मेहनत करके जब हम अपने पुराने पैराडाइम को त्याग देते हैं, हो सकता है वे वर्षों तक हमारे लिए छद्म सुरक्षा का स्रोत रहे हों, तो इसके बाद हम व्यक्तिगत तथा सामाजिक प्रभावकारिता के नए स्तरों पर पहुंच सकते हैं। यहाँ एक फोटो दिया जा रहा है जिसमें प्रभावकारी आदतें, आत्मसात किए गए सिद्धांत, व्यवहार के जो पैटर्न हैं, ऊपर ज्ञान क्या और क्यों, साइड में योग्यताएं कैसे, और इच्छा यानी कि चाहना, इन सब को मिलाकर आदतें। कई बार यह प्रक्रिया कष्टकारी होती है। यह एक ऐसा परिवर्तन है जिसके पीछे श्रेष्ठ उद्देश्य की प्रेरणा होनी चाहिए। इसके पीछे यह इच्छा होनी चाहिए कि आप अपनी इच्छाओं के लिए अपनी वर्तमान इच्छाओं को त्याग दें। परंतु इस प्रक्रिया से सुख मिलता है जो हमारे अस्तित्व का लक्ष्य और उद्देश्य है। सुख की आंशिक परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं कि यह दूरगामी इच्छित वस्तुओं के लिए तात्कालिक इच्छित वस्तुओं का त्याग करने की इच्छा और क्षमता का फल है। परिपक्वता के पायदान। 7 आदतें मनोवैज्ञानिक प्रोत्साहन के फार्मूलों का अलग अलग या संयुक्त समूह नहीं है। विकास के प्राकृतिक नियमों के तारतम्य में ये आदतें व्यक्तिगत तथा सामाजिक प्रभावकारिता के विकास की क्रमिक, सिलसिलेवार और अत्यंत एकीकृत नीति सुझाती हैं। यह हमें परिपक्वता के पायदानों पर उत्तरोत्तर प्रगति की ओर ले जाती हैं। पहले निर्भरता, डिपेंडेंस, से आत्मनिर्भरता, इंडिपेंडेंस की ओर, और उसके बाद आत्मनिर्भरता से परस्पर निर्भरता, इंटर इंडिपेंडेंस की ओर। हम सभी शिशु के रूप में जब जीवन की शुरुआत करते हैं तो हम दूसरों पर पूरी तरह निर्भर होते हैं। दूसरे हमें दिशा देते हैं, पालते हैं और सहारा देते हैं। अगर दूसरे हमारा लालन पालन ना करें तो हम सिर्फ कुछ घंटों तक या अधिक से अधिक कुछ दिनों तक ही जी पाएंगे। फिर धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ हम शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से अधिक आत्मनिर्भर बनते जाते हैं। अंततः एक समय ऐसा आता है जब हम पूरी तरह से अपना ख्याल रखने लगते हैं, अपने निर्णय स्वयं लेने लगते हैं और आत्मनिर्भर बन जाते हैं। जैसे जैसे हम विकास करते हैं और परिपक्व होते जाते हैं, हमें इस बात का उतना ही ज़्यादा एहसास होता जाता है कि समूची प्रकृति परस्पर निर्भर है, और एक परस्पर निर्भर पर्यावरण तंत्र प्रकृति को चलाता है जिसमें समाज भी शामिल है। विकास की इस यात्रा में और आगे बढ़ने पर हमें पता चलता है कि हमारी श्रेष्ठ क्षमताएं और उपलब्धियां दूसरे लोगों के साथ हमारे संबंधों पर निर्भर हैं, और इस तरह हम यह जान जाते हैं कि मानव जीवन भी परस्पर निर्भर है। बाल्यावस्था से वयस्कता तक होने वाला हमारा विकास प्राकृतिक नियमों के अनुरूप होता है। बहरहाल विकास के कई आयाम होते हैं। उदाहरण के लिए
पूर्ण शारीरिक परिपक्वता के स्तर पर पहुंचने का यह मतलब नहीं है कि हम भावनात्मक तथा मानसिक रूप से भी परिपक्व हो चुके हैं। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से दूसरों पर निर्भर है तो यह जरूरी नहीं कि वह मानसिक या भावनात्मक रूप से अपरिपक्व हो। परिपक्वता के पायदानों में निर्भरता का पैराडाइम है। आप मेरा ख्याल रखें, आप मेरी रक्षा करें, आपने मुझे बताया, मैं परिणामों के लिए आपको दोष देता हूँ। आत्मनिर्भरता का पैराडाइम मैं यह काम कर सकता हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं आत्मनिर्भर हूँ, मैं चुनाव कर सकता हूँ। परस्पर निर्भरता का पैराडाइम हम यह काम कर सकते हैं, हम सहयोग कर सकते हैं, हम अपनी योग्यताओं और प्रतिभाओं को संयुक्त करके तथा मिलकर ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। निर्भर व्यक्ति जो चाहते हैं उसे पाने के लिए उन्हें दूसरों की जरूरत होती है। आत्मनिर्भर व्यक्ति जो चाहते हैं उसे वे स्वयं के प्रयासों से हासिल कर सकते हैं। परस्पर निर्भर व्यक्ति अपने प्रयासों को दूसरों के प्रयासों के साथ जोड़कर उनकी महानतम सफलता हासिल कर सकते हैं। अगर मैं शारीरिक रूप से निर्भर हूं, यानी लकवे या विकलांगता या किसी अन्य शारीरिक अक्षमता का शिकार हूं, तो मुझे अपनी मदद के लिए आपकी जरूरत होगी। अगर मैं भावनात्मक रूप से निर्भर हूं तो मुझे महत्व तथा सुरक्षा का एहसास इस बात से होगा कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप मुझे पसंद नहीं करेंगे तो यह मेरे लिए दुखदाई हो सकता है। अगर मैं बौद्धिक रूप से निर्भर हूं तो मैं आपसे यह अपेक्षा करूंगा कि आप मेरे लिए निर्णय लें, मेरे लिए सोचें और मेरे जीवन की समस्याएं सुलझाएं। अगर मैं शारीरिक रूप से आत्मनिर्भर हूं तो मैं अपने सारे काम खुद कर सकता हूं। अगर मैं मानसिक रूप से आत्मनिर्भर हूं तो मैं अपने लिए सोच सकता हूं, विचार के एक स्तर से दूसरे स्तर तक आगे जा सकता हूं, रचनात्मक रूप से सोच सकता हूं, विश्लेषण कर सकता हूं, अपने विचारों को सुव्यवस्थित कर सकता हूं और उन्हें इस तरह व्यक्त कर सकता हूं ताकि लोग उन्हें समझ लें। अगर मैं भावनात्मक रूप से आत्मनिर्भर हूं तो मुझे समर्थन और मान्यता अपने भीतर से मिलती है, मैं अपने अंदर से संचालित होता हूं। आत्मसम्मान का मेरा एहसास किसी दूसरे की प्रशंसा या अच्छे व्यवहार पर निर्भर नहीं होता। यह आसानी से नजर आ जाता है कि आत्मनिर्भरता निर्भरता की तुलना में बहुत अधिक परिपक्व है। आत्मनिर्भरता अपने आप में एक प्रमुख उपलब्धि है, परंतु यह सर्वश्रेष्ठ नहीं है। बहरहाल वर्तमान सामाजिक पैराडाइम आत्मनिर्भरता को सिंहासन पर बैठाता है। यह बहुत से व्यक्तियों तथा सामाजिक आंदोलनों का घोषित लक्ष्य है। आत्म सुधार का अधिकांश साहित्य आत्मनिर्भरता को सर्वोच्च स्थान पर रखता है। मानव संप्रेषण, टीम वर्क और सहयोग कम महत्वपूर्ण हो। दरअसल हम वर्तमान में आत्मनिर्भरता पर इतना जोर इसलिए देते हैं क्योंकि हम निर्भरता को पसंद नहीं करते, जिसमें दूसरे लोग हमें नियंत्रित करते हैं, हमें परिभाषित करते हैं, हमारा इस्तेमाल करते हैं और हमारा शोषण करते हैं। ज्यादातर लोग परस्पर निर्भरता की अवधारणा को समझ नहीं पाते हैं और उन्हें इसमें निर्भरता की गंध आती है। यही वजह है कि हमें ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आत्मनिर्भरता के नाम पर अक्सर स्वार्थवश अपने वैवाहिक संबंध तोड़ देते हैं, बच्चों को छोड़ देते हैं और हर एक तरह की सामाजिक जिम्मेदारी से कतराते हैं। जिस तरह की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप लोग अपनी जंजीरें उतार फेंकते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, अपने अधिकारों का दावा करते हैं और अपने काम खुद करते हैं, उससे अक्सर ज्यादा बुनियादी निर्भरताएं प्रकट होती हैं। ये ऐसी निर्भरताएं हैं जिनसे भागा नहीं जा सकता क्योंकि ये बाहरी नहीं अंदरूनी होती हैं। जैसे दूसरों की कमजोरियों को अपना भावनात्मक जीवन तहस नहस करने की अनुमति देना या हमारे नियंत्रण के बाहर के लोगों तथा घटनाओं द्वारा शोषित महसूस करना। जाहिर है हमें यह महसूस हो सकता है कि हमें अपनी परिस्थितियों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है, परंतु निर्भरता की समस्या व्यक्तिगत परिपक्वता का मुद्दा है जिसका परिस्थितियों से बहुत कम लेना देना है। परिस्थितियां बेहतर हो जाएं तो भी अपरिपक्वता और निर्भरता अक्सर बनी रहती है। चरित्र की सच्ची आत्मनिर्भरता हमें खुद कार्य करने की शक्ति देती है, बजाय इसके कि दूसरे हमसे काम करवाएं। यह हमें परिस्थितियों और दूसरे लोगों पर निर्भरता से स्वतंत्र करती है और यह एक महत्वपूर्ण व स्वतंत्रता प्रदान करने वाला लक्ष्य है, परंतु यह प्रभावकारी जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है।
सिर्फ आत्मनिर्भर चिंतन ही परस्पर निर्भर वास्तविकता के लिए पर्याप्त नहीं है। जिन आत्मनिर्भर लोगों में परस्पर निर्भरता के अनुरूप सोचने तथा काम करने की परिपक्वता नहीं होती, वे व्यक्तिगत रूप से तो अच्छा काम करते हैं, परंतु वे टीम के अच्छे लीडर या खिलाड़ी नहीं हो सकते। वे परस्पर निर्भरता के उस पैराडाइम को नहीं जान पाए हैं जो विवाह, परिवार या संगठन में वास्तविक सफलता पाने के लिए आवश्यक है। जीवन की प्रकृति ही बहुत अधिक परस्पर निर्भर है। आत्मनिर्भरता द्वारा अधिकतम प्रभावकारिता हासिल करने की कोशिश करना गोल्फ की स्टिक से टेनिस खेलने की कोशिश करने की तरह है। उपकरण वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप नहीं है, परंतु निर्भरता अधिक परिपक्व और उन्नत अवधारणा है। अगर मैं शारीरिक रूप से परस्पर निर्भर हूं तो इसका मतलब यह है कि मैं आत्मनिर्भर और सक्षम हूं, परंतु मुझे यह एहसास भी है कि आप और मैं अगर साथ मिलकर काम करें तो उससे अधिक हासिल कर सकते हैं जो मैं अपने सर्वश्रेष्ठ रूप से अकेले हासिल कर सकता हूं। अगर मैं भावनात्मक रूप से परस्पर निर्भर हूं तो मुझे अपने महत्व का एहसास अपने भीतर से मिलता है, परंतु मैं दूसरों को प्रेम देने तथा प्रेम पाने की आवश्यकता को भी पहचानता हूं। अगर मैं बौद्धिक रूप से परस्पर निर्भर हूं तो मुझे अपने चिंतन के साथ साथ दूसरों के सर्वश्रेष्ठ चिंतन की भी आवश्यकता महसूस होती है। परस्पर निर्भर व्यक्ति के रूप में मेरे पास दूसरों के साथ गहराई से जुड़ने तथा सार्थक तरीके से खुद को बांटने का अवसर होता है और मैं दूसरों की सामर्थ्य तथा वृहद संसाधनों का लाभ भी उठा सकता हूं। परस्पर निर्भरता का चुनाव सिर्फ आत्मनिर्भर व्यक्ति ही कर सकते हैं। निर्भर व्यक्ति परस्पर निर्भर बनने का चुनाव नहीं कर सकते। उनमें ऐसा करने के लिए आवश्यक चरित्र नहीं होता और उनमें यह निर्णय लेने की शक्ति भी नहीं होती। यही वजह है कि आगामी अध्यायों की पहली, दूसरी, तीसरी आदतें स्वयं पर विजय पाने से संबंधित है। ये व्यक्ति को निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर ले जाती है। ये व्यक्तिगत विजय है और चरित्र के विकास का सार है। व्यक्तिगत विजय सार्वजनिक विजय से पहले आती है। आप इस प्रक्रिया को उलट नहीं सकते। जिस तरह आप फसल बोने से पहले उसे काट नहीं सकते, यह बाहर से अंदर की ओर, इनसाइड आउट है। जब आप सचमुच आत्मनिर्भर बन जाते हैं तो आप प्रभावकारी परस्पर निर्भरता की नींव तैयार कर लेते हैं। आपके पास चरित्र का वह आधार होता है जिसमें आप प्रभावकारी तरीके से व्यक्तित्व प्रधान सार्वजनिक विजय की ओर बढ़ सकते हैं। सार्वजनिक विजय को संभव बनाने के लिए टीम वर्क, सहयोग और संप्रेषण महत्वपूर्ण है, जिनका वर्णन चौथी, पांचवी और छठी आदत में है। इसका यह मतलब नहीं है कि आपको चौथी, पांचवी और छठी आदतों पर काम शुरू करने से पहले पहली, दूसरी और तीसरी आदतों में पूरी तरह आदर्श बनना होगा। अगर आप क्रम को समझ लेंगे तो आप अधिक प्रभावकारी तरीके से अपना विकास कर पाएंगे, परंतु मैं यह सुझाव नहीं दे रहा हूं कि जब तक आप पहली, दूसरी, तीसरी आदतें पूरी तरह विकसित ना कर लें तब तक आप कई साल तक खुद को सबसे अलग थलग या दूर रख लें। परस्पर निर्भर संसार का सदस्य होने के नाते आपको हर दिन संसार के संपर्क में आना पड़ता है, परंतु इस संसार की गंभीर समस्याएं चरित्र के पुराने कारकों को बहुत आसानी से छुपा सकती हैं। जब आप यह समझ लेंगे कि आपके वास्तविक स्वरूप का परस्पर निर्भर संबंधों पर कैसा प्रभाव पड़ता है, तो इससे आपको अपने प्रयासों को विकास के प्राकृतिक नियमों के अनुरूप क्रमबद्ध करने में मदद मिलेगी। सातवीं आदत नवीनीकरण की आदत है, जिसमें जीवन के चारों मूलभूत आयामों का नियमित तथा संतुलित नवीनीकरण होता है। यह बाकी सभी आदतों को घेरे और अपने भीतर समाये हुए है। यह निरंतर सुधार की आदत है जो विकास का अधर्वमुखी चक्रीय पथ बनाती है। जब आप विकास की प्रक्रिया में अपेक्षाकृत ऊंचे स्तर पर पहुंच जाते हैं तो यह पथ आपको नए उच्च स्तर पर ले जाता है, जहां आप इन सभी आदतों को समझते और उनके अनुरूप जीते हैं। पृष्ठ 69 पर दिए गए चित्र में 7 आदतों के क्रम तथा परस्पर निर्भरता का चित्रण है। जब भी हम इस पुस्तक में आदतों के क्रमिक संबंध और उनकी सिनर्जी का अध्ययन करेंगे तो हम इस चित्र का उपयोग करेंगे। हम यह जानेंगे कि किस तरह एक दूसरे से संबंध होने पर आदतें दूसरी आदतों पर परिवर्तनकारी प्रभाव डालती हैं और अपना मूल्य भी बढ़ाती हैं। हर अवधारणा या आदत का वर्णन करते समय चित्र में उसे रेखांकित किया जाएगा। आज के लिए इतना ही।
दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो कृपया इसे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार सुनिए और समझने का प्रयत्न करिए, क्योंकि अगर इसे आपने समझ लिया तो आपकी ज़िंदगी में बदलाव आना निश्चित है। यह आपको मैं 100% कह रहा हूँ। जय हिंद, फिर कल मिलेंगे।